Hello student. Today we will discuss about the class 10 CBSE बायोलॉजी पोर्शन का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट चैप्टर है आपका बायोलॉजी में। यहाँ पर आज हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस? प्रोसेसिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो लाइफ प्रोसेस यानी लाइफ की जो प्रोसेसिंग होती है उसके लिए कुछ कंपल्सरी कुछ नीडेड होती है, जिसके बिना प्रोसेस लाइफ का प्रोसेस नहीं हो सकता, मीन्स लाइफ स्पान आगे नहीं बढ़ सकता। इट मीन्स उसकी जो एग्जैक्टली डिफिनेशन होती है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। लाइफ प्रोसेस अगर हम बात करते हैं, all biological process taking place in our body, all biological process taking place in our body that are essential for our survival। हमारे बॉडी का जो सर्वाइवल है, जो हमारे बॉडी में इसेंशियल होती है, जो ज़रूरत होती है बॉडी की, वो सर्वाइव होने के लिए जो ज़रूरत है वो है क्या? एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया गया है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन, सांस लेना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूट्रिशन, खाना पीना खाएंगे, सांस लेंगे, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरतमंद है। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन यानी जो हम खाते पीते हैं उसका एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में बाहर निकलता। सर्कुलेशन, यहाँ पर ब्लड सर्कुलेट यानी ब्लड का सर्कुलेशन भी इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। हमें लाइफ स्पान यानी लाइफ प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाना, हमें इन्हें और भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब में ये सब का इम्पॉर्टेंट है। हाँ, किसी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे लाइफ प्रोसेस हैं जो कुछ पाए जाते हैं, कुछ नहीं, बट ह्यूमन बीइंग्स के लिए ये जितने भी एग्जाम्पल ऑफ लाइफ प्रोसेस का देख रहे हैं ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है, सारे के सारे ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं। आइए हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कस करेंगे वो न्यूट्रिशन। हमारे जो बायोलॉजी के सीबीएसई बोर्ड में जो एनसीईआरटी ने जो बुक, एनसीईआरटी पैटर्न की जो बुक है उसमें आपका सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन का जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पर हमको चार चीजें पढ़ना है, एक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन, इतनी ही बात हम करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में जो आपका हिंदी में अगर उसे बोलते हैं तो वो होता है पोषण। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, मूड ऑफ फूड इनटेक, खाना खा ही लेना न्यूट्रिशन नहीं है। जो मूड ऑफ फूड इनटेक, जो हम फूड इंटर करते हैं, फूड को जो लेते हैं उससे जो एनर्जी प्रोवाइड होती है, जो हमको एनर्जी मिलती है, दैट इज द एग्जैक्टली न्यूट्रिशन। मूड ऑफ फूड इनटेक, मूड ऑफ फूड इनटेक, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है, न्यूट्रिशन के मेनली दो टाइप होते हैं। न्यूट्रिशन आर मेनली टू टाइप्स, फर्स्ट इज द ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड इज द हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, अबाउट द ऑटोट्रॉपिक अगर हम डिस्कस करते हैं तो ऑटोट्रॉपिक जो हमारा होता है सेल्फ फूड एंड सिंथेसिस, और जो हमारा हेटेरोट्रॉपिक होता है वो डिपेंड ऑन द अदर फॉर फूड। किसी ऑटोट्रॉपिक की अगर हम बात करते हैं, ऑटोट्रॉपिक मींस सेल्फ फूड सिंथेसिस करता है, मतलब खुद स्वयं की फूड की सिंथेसिस करता है। आप आर यू नो अबाउट द प्लांट, आप जानते होंगे कि प्लांट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो फूड की सिंथेसिस स्वयं करता है, खुद करता है, तो दैट इज द ऑटोट्रॉपिक। एंड सेकेंड हेटेरोट्रॉपिक, डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड, जो किसी दूसरे पर डिपेंड रहता हो, किस मकसद से? फूड के मकसद से। तो ऑटोट्रॉपिक अगर हम बात करते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे तो हम ग्रीन प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्रीन प्लांट क्या होता है? ग्रीन प्लांट कैसे फूड को लेता है, किस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, और फोटोसिंथेसिस में और क्या क्या सारी चीजें होती हैं, आइए यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, एक प्लांट का यहाँ पर हम डायग्राम ऐसे बना दे रहे हैं आपको समझने के लिए। यहाँ पर अगर हम प्लांट की बात करते हैं, ये प्लांट है, मान लेते हैं प्लांट यहाँ पर सनलाइट है, तो ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है,
यहाँ पर भाई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, सनलाइट यहाँ पर आ रही है। और दूसरी चीज प्लांट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल होगा। और तीसरी यहाँ पर क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर H2O। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस की फर्स्ट ऑफ डेफिनेशन आपको पता होगा क्योंकि 6, 7, 8 ऑलरेडी हम पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन भी आपको नोट करा दिया हूँ ताकि आपको कोई नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल ऑर्गेनिक केमिकल लाइक, जो ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल या इनऑर्गेनिक केमिकल लाइक H2O, CO2, ये सब जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कौन कौन से केमिकल्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं H2O, CO2, ये इनटू चेंज हो जाते हैं ऑर्गेनिक फूड में। और ऑर्गेनिक फूड हमारा क्या होता है, C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोप्लास्ट। किसकी उपस्थिति में, किसके प्रेजेंटेशन में, सनलाइट एंड क्लोरोप्लास्ट। कहा गया है द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल H2O, CO2 कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड में चेंज हो जाता है सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंटेशन। अगर हम बात करते हैं एक केमिकल, एक रिएक्शन आपके सामने यहाँ पर मैं शो किया हूँ CO2 प्लस H2O, इसको हम मान लेते हैं क्या, यहाँ पर दिया गया है, ये क्या है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स है और ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, हाँ ऑर्गेनिक में C6H12O6। यहाँ पर इसको लेकर के इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, यहाँ पर यस ये लिख लेते हैं और ये आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट। इसकी प्रेजेंटेशन में यहाँ पर 6H12O6 यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है। ये है इसका ऑटोट्रॉपिक यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ग्लूकोज प्लस O2 ऑक्सीजन कहाँ पर रिमूव करता है, वो करता है एनवायरनमेंट में। तो ऊपर यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया ऑटोट्रॉपिक में जो ग्रीन प्लांट होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हमने डेफिनेशन लिखा, उसका एक हमने जो रिएक्शन होता है उसके थ्रू हमने इस चीज को समझा। अब हम बात करते हैं जो इसका स्टेप्स होता है, जो फोटोसिंथेसिस का स्टेप्स होता है उसके 3 स्टेप्स होते हैं। इट इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हमने देखा था, एक प्लांट को हमने डिस्कस किया था कि प्लांट को लिया था और यहाँ पर इसके जो सॉइल से ये वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है और यहाँ से सनलाइट और क्लोरोफिल, और यहाँ पर ये सनलाइट और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्लोरोफिल है, इसके प्रेजेंटेशन में ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, रिमूव करता है। हमने यहाँ पर डिस्कस किया अबाउट द प्लांट। आगे डिस्कस करते हैं। इट इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है फोटोसिंथेसिस, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। वो स्टेप्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है फर्स्ट स्टेप में और बाय क्लोरोफिल, किसके थ्रू, क्लोरोफिल के द्वारा। कहा जाता है अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दूसरा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरा क्या होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, और वाटर क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस। लिसिस वर्ड अगर मोस्टली कहीं आता है ज्यादातर, इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, मींस वाटर का क्या हो रहा है, टूटना, वाटर टूट रहा है। तो यहाँ पर पहले स्टेप में हमने देखा सनलाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। दूसरे स्टेप में हमने देखा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है केमिकल एनर्जी में और वाटर की क्या हो रही, हाइड्रोलिसिस। वेरी सिंपल है, बहुत ज्यादा टिपिकल चैप्टर नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आगे देखते हैं कि यहाँ पर वाटर का सनलाइट के प्रेजेंटेशन में हाइड्रोलिसिस होगा तो टूटेगा हाइड्रोजन प्लस किसमें, ऑक्सीजन में। यहाँ पर एक रिएक्शन के थ्रू मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन का क्या होता है, रिडक्शन होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्या करते हैं,
मिल जाते हैं और मिलने के बाद फिर क्या हो जाता है, एक ग्लूकोज का कंप्लीटली क्या हो जाता है, फॉर्मेशन या प्रोडक्शन हो जाता है। यहाँ पर इतनी सारी चीजें डिस्कस की हैं। तो ये था आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो ऑटोट्रॉपिक का फर्स्ट एग्जांपल है आपका प्लांट। जो ऑटोट्रॉपिक में हमने इतना प्लांट अबाउट द प्लांट डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं जो दूसरा टॉपिक हमारा है वो है आपका हेटेरोट्रॉपिक। जो हेटेरोट्रॉपिक जो डिपेंड ऑन द अदर फॉर फूड। जो एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स जो किसी दूसरे पर डिपेंड रह करके अपना फूड क्या करते हैं, वहां से इनहेल करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं किसी भी एनिमल की, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की बात करते हैं, किसी और बड़े एनिमल्स या स्मॉल माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी सब क्या होते हैं, हेटेरोटाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, मोड ऑफ हेटेरोटाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। आगे की क्लासेस में बहुत डिटेल क्लास 11 के डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं चलेंगे यहाँ पर। यहाँ पर जो सिलेबस अकॉर्डिंग हम चलते हैं, सिलेबस अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड, फूड के लिए जो कोई एनिमल्स फूड के लिए डिपेंड रहता है किसी दूसरे पर। तो हम इसमें बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, क्योंकि क्लास 10 सीबीएसई ज्यादातर बात किया है, जो बायोलॉजी की बात किया है वो एनिमल्स और प्लांट के बारे में बात किया है। तो प्लांट्स और एनिमल, इधर हमने बात किया ऑटोट्रॉपिक, तो हमने इधर बात किया था प्लांट्स के बारे में। और यहाँ पर हेटेरोट्रॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक एनिमल यानी ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं। जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन क्या होता है, फूड कंटेन न्यूट्रिएंट। वो फूड जिसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट होता है, वो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, रिस्पांसिबल होता है, ये डाइजेशन। और डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं जिसमें पूरा का पूरा प्रोसेस डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपका है। यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये मैं एक आउटलाइन आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताया हूँ, सॉरी बनाया हूँ, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो हेटेरोट्रॉपिक होता है, जो किसी दूसरे पर डिपेंड रहता है। यहाँ पर हम बात करते हैं डाइजेशन की। तो एक हम जो आउटलाइन आपको बताया है यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं अपने चेहरे को ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, बक्कल कैविटी बोलते हैं, जिसमें माउथ, टंग और टीथ वगैरह सब आती हैं। और उसके बाद हमारा असोफेगस है, जिसे हम अदर नेम से जानते हैं, फूड पाइप के नाम से आगे की तरफ, जिसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है और फूड क्या होता है हमारा धीरे धीरे अंदर की तरफ जाता है। यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, असोफेगस के बाद स्टमक आ जाएगा, और स्टमक के और थोड़ा सा लोअर साइड पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको लीवर और पैंक्रियास मिलेंगे। फिर आगे का प्रोसेस जो होता है, फूड पाइप आगे की तरफ बढ़ता है। तो इधर हमारा क्या हो जाता है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन इनस सब मिलते हैं। तो आइए इसके बारे में डिटेल हम स्टडी। जो बक्कल कैविटी हमारा होता है, बक्कल अगर हम माउथ की बात करते हैं, माउथ में हमारा क्या होता है, यानी बक्कल कैविटी में हमारा माउथ होता है, टीथ होता है, माउथ में आपका टीथ आ जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड आ जाएगा, टंग भी आ जाएगा, यहाँ पर बात नहीं किया हमने। तो अगर माउथ की बात करते हैं, टीथ, जिसमें टीथ होता है, तो आप जानते हैं 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे टीथ की, तो इंसीजर, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं और मोलर होते हैं। इंसीजर की अगर हम बात करें, हाँ भाई आगे की तरफ होता है। और कैनाइन क्या होता है, जो यहाँ पर होता है ड्रैकुला की तरह बड़ा बड़ा, ठीक है, जिससे चीरते फाड़ते हैं। और इंसीजर हमारा क्या करता है, अगर केले को खाना पड़ेगा, केले को तो हम इंसीजर से ही काटेंगे ना कि यहाँ से काटेंगे, प्रीमोलर से काटेंगे, ठीक है। तो इंसीजर हमारा क्या करेगा, बनानास को इनहेल करने में हेल्प करता है। कैनाइन क्या करेगा, अगर हम गन्ने को चीरते फाड़ते हैं तो कौन काम करेगा, ड्रैकुला वाला कैनाइन का काम करेगा, ठीक है। और अगर हम प्रीमोलर की बात करते हैं, हमारे फूड को क्या करता है, फूड को चबाने का काम करता है, ठीक है। और मोलर हमारा क्या करता है, बड़े बड़े मटर वगैरह को क्या करेगा, पीसने का काम करता है। तो टीथ जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्लास 11 में भी आपको डिटेल पढ़ना है। टीथ की बात करते हैं, जो मैकेनिकल ब्रेकडाउन करता है, सही बात है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन का मतलब उसको चीरता फाड़ता तोड़ता है। तो यहाँ पर
टीथ का ये काम होता है जो डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। अगर यहाँ पर स्मॉल ब्रेकडाउन नहीं करता, लार्ज जो क्वांटिटी के कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको छोटा करता है। यहाँ पर अगर बात करते हैं दूसरा, माउथ के बजाय दूसरा क्या होगा, माउथ में क्या होगा, दूसरा सलाइवरी ग्लैंड होगा आपका। सलाइवरी ग्लैंड का क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड नाम से ही ये शो कर रहा है कि वो ऐसी ग्लैंड होती है जो किसका सिक्रेशन करेगी, सलाइवा का करेगी। और वो सलाइवा में प्रेजेंट क्या होगा, सलाइवरी एमाइलेज। अब यहाँ पर देखिए सफिक्स लगा हुआ है, सफिक्स जिसे एज कहते हैं, इससे ये हमें शो कर रहा है कि आई एम एंजाइम। एंजाइम का काम क्या होता है, ब्रेकडाउन का। तो ये किसको ब्रेक डाउन करेगा, जो सलाइवरी एमाइलेज है वो किसको ब्रेक डाउन करेगा, वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज को। बात समझ में आना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल आसान टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का। बहुत ज़्यादा इसमें बहुत कुछ डिटेल नहीं बता रहा हूँ, वेरी सिंपल है ये टॉपिक, इसी के बारे में डिस्कस हम कर रहे हैं, ध्यान से समझते जाएंगे पूरी टॉपिक आपके ऐसे। सलाइवरी ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड का प्रोडक्शन, सलाइवरी जो ग्लैंड्स होती हैं, जो ग्लैंड शो कर रहा है ये कौन सी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा का प्रोडक्शन कर रहा है। और ये सलाइवा क्या कर रहा है, कौन से एंजाइम का प्रोडक्शन कर रहा है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। अब सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पर शुरू हो रहा है, माउथ में, यानी बक्कल कैविटी में ही शुरू हो जा रहा है। इसका मतलब हम बात करते हैं, कहते हैं कि फीवर वगैरह में हमको खिचड़ी दिया जाता है या हमको दिया जाता है, तारी दिया जाता है, वही व्हाट इज द मेन रीजन, यही ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो अंदर स्टमक में जाने नहीं देता, वहाँ का डाइजेशन आपको लेना देना नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत होगा डाइजेशन, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। जो यहाँ पर डाइजेशन मोस्टली होता है कार्बोहाइड्रेट का, इसीलिए हमको डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि आपको कार्बोहाइड्रेट यानी हल्का भोजन लेना है, जैसे पोटैटो ले लिया जाए और जिसमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट हो, केला ले लिया जाए, ये सब का डाइजेशन मोस्टली कहाँ हो जाता है, हमारे बक्कल कैविटी में हो जाता है। आगे हम डिस्कस करते हैं और ज़्यादा बक्कल कैविटी। अब हम बात करते हैं बक्कल कैविटी से जब डाइजेशन आगे की तरफ बढ़ता है, अब आगे की तरफ डाइजेशन जो बढ़ता है तो वो कहाँ जाएगा, हमारे फूड पाइप में। फूड पाइप में क्या होता है, इस तरह से मूवमेंट होता है इसका, फूड का इस तरह से, जिसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, इसी तरह से अटैचमेंट होता है हमारे एसोफेगस में, और ये इसी तरह से फूड क्या होता है, नीचे की तरफ अपना मूवमेंट करता है। तो फूड इज, यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्कस भी किया हूँ, फूड इज पास्ड एहेड बाय पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है इसमें, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। फिर आगे की तरफ अब फूड कहाँ जाएगा, स्टमक में पहुंचेगा। स्टमक में पहुंचने के बाद फिर क्या होता है, स्टमक में कुछ ऐसे होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। मैंने आपको बताया कि जो ऊपर की तरफ था, यानी ऊपर बक्कल कैविटी में जो डिस्कस किया था हमने, बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड था जो सलाइवा का प्रोडक्शन कर रहा था। लेकिन यहाँ पर स्टमक की अगर हम बात करते हैं तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड किस चीज़ का सिक्रीशन करती हैं, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती हैं। और ये गैस्ट्रिक जूस कितनी होती हैं, 3 होती हैं। यहाँ पर हमने जिक्र भी किया है, यहाँ पर हम बात भी करेंगे, एक ग्राफिक रिप्रेजेंट के थ्रू आपको दिखाने की मैं कोशिश किया हूँ। स्टमक जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जिसमें स्टमक में इनर लाइन मेम्ब्रेन, ये इनर लाइन मेम्ब्रेन होती है, जहाँ पर क्या होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और यही गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती है। और ये गैस्ट्रिक जूस क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं जो यहाँ पर डिस्कस किया गया है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम बोलते हैं, जो एसिडिक होता है, और पेप्सिन क्या करता है, फूड को एसिडिक मीडियम में रखता है। यहाँ पे देखिए एसिडिक है, अब ये आगे जाकर के अल्कलाइन यानी बेस में चेंज हो जाएगा, फूड बेस में चेंज होगा, उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है आगे बात करेंगे।
HCl एसिडिक मीडियम में, एसिड फूड को एसिडिक मीडियम में रखता है। पेप्सिन क्या करता है, नाम से देखिए यहाँ पर शो हो रहा है, हमने कार्बोहाइड्रेट को देखा था कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो तो उसके लिए जिम्मेदार था सैलरी एमाइलेज, लेकिन अब कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ और का डाइजेशन हो रहा है, कौन सा, प्रोटीन का। तो पेप्सिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन के लिए। प्रोटीन को किसमें ब्रेक डाउन कर देता है, अमाइनो एसिड, क्योंकि अमाइनो एसिड उसकी क्या है, यूनिक है। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो पेप्सिन है प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और थर्ड जो गैस्ट्रिक जूस है वो है म्यूकस, जो प्रोटेक्शन का काम करता है, किस तरह के, प्रिवेंट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम हार्मफुल एक्शन ऑफ HCl। जो इनर लाइनिंग होती है इसकी स्टमक की, प्रिवेंट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक की फ्रॉम हार्मफुल एक्शन ऑफ HCl। और जो HCl का जो हार्मफुल एक्शन होता है उसको क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, उसको रोकने का काम करती है, ताकि ज्यादा ना हो, नहीं तो एसिडिक मीडियम ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिससे हमें एसिडिटी हो सकती है। आगे हम जो बात करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ज्यादातर हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। लीवर और पैंक्रियास, लीवर पैंक्रियास के बारे में हम बात अभी कर रहे हैं। जब स्टमक के बाद आगे की तरफ फूड मूवमेंट करेगा, आगे की तरफ जब फूड जाएगा वो फिर कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा क्या होता है, वो साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कहा जाता है। जो कंप्लीट डाइजेशन कभी कभी वनडे एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंट्रेंस वगैरह में, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कौन कौन सा है, तो उसमें दे दिया जाता है, अलग अलग नेम दिया जाएगा, लीवर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपका एक्शन क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। तो